अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केएच। बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स न्यू कोर्स जो है इसकी एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने लगे हैं। जी, सबसे पहले हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कहा गया द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कंसेक्टिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं। कंसेक्टिव का मतलब होता है एक दूसरे के साथ साथ वाले, यानी कि अगर एक नंबर आपके पास 3 है तो दूसरा इसके फौरन बाद वाला नंबर होना चाहिए। यानी कि इसके फौरन बाद आपके पास कौन सा नंबर हो सकता है। अगर 3 है एक नंबर तो दूसरा 4 और फिर तीसरा 5। यानी कि कंसेक्टिव का मतलब होता है एक दूसरे के साथ वाले नंबर। तो वो कहता है कि कोई ऐसे 3 नंबर हैं जिनका आपने सम लिया है कंसेक्टिव इंटीजर्स का और वो आया है 42। आप हमें वो वाले 3 नंबर फाइंड करके दें। बेसिकली बच्चों, हमने कोई ऐसे 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं जो एक दूसरे के साथ भी आ रहे हो, यानी कि कंसेक्टिव भी हों, और उन तीनों का जो सम हो ना वो 42 आए। ओके, अब हमें तो नहीं ना पता कि वो कौन से इंटीजर्स हैं, हम उनको फाइंड करना चाहते हैं। लेकिन एक बात का हमें पता है कि उनमें एक एक नंबर का डिफरेंस होगा। ठीक है, यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं कि तो लेट एक्स x+1 एंड x+2 बी थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स। कि हमने फर्ज कर लिया कि हमारे पास वो जो 3 इंटीजर्स हैं ना वो इस शक्ल के हैं। एक x होगा तो दूसरा x+1 होगा और तीसरा x+2 होगा। और ये तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इस तरह के कोई 3 नंबर हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम इन तीनों का सम लेंगे, x का भी, x+1 का और x+2 का, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 42 आएगा। ओके, अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। भला कैसे? यहाँ पे एक हमारे पास x ये वाला, एक x ये वाला और एक x ये वाला, तो ये तीनों x को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3x। इसके बाद हमारे पास ये 1+2 ये वाला करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 3, और ये हमारे पास 42 वैसे का वैसे। अब बच्चों, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ये वाला जो प्लस का 3 है इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। अगले स्टेप के अंदर हमने इसको 42 माइनस 3 किया, आंसर आ गया 39। और ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ये इधर आके डिवाइड कर दिया। अब इसको बच्चों यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। 3 1 3 और ये 3 1 3 एंड 3 3 9, 13 आंसर आएगा और 13 हमने इधर लिख दिया। अच्छा बच्चों, ये x इज इक्वल टू 13 आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x इज इक्वल टू 13 आया है ना, ये बेसिकली हमारे पास वो पहला इंटीजर आ चुका है और हमने दूसरे को लेट किया हुआ है कि ये हमारे पास x+1 होगा। तो 13+1 करेंगे तो 14 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास पहला 13 है, दूसरा 14 है और तीसरा जो है ये हमारे पास x+2 है, यानी कि 13+2 करेंगे और ये हमारे पास 15 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है आंसर, हैंस 13, 14 एंड 15 आर द रिक्वायर्ड कंसेक्टिव इंटीजर्स। ओके बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखें, हमें ना इस डायग्राम को आप लोगों ने अच्छे से समझना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपको समझ आ जाएगी तो पूरा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को आसान लगेगा। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड डेल्टा ए बी सी। कहता है कि ये वाली जो डायग्राम है ना ये बेसिकली शो ये कर रही है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जिसका नाम है ए बी सी, ए से बी और बी से सी तक। अच्छे से समझना है, जल्दी नहीं करनी। एक कॉपी पेंसिल अपने साथ रखें, इसको साथ साथ नोट कर लें। अच्छा, वो कहता है इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज दिस। कहता है कि इस ट्राइंगल के अंदर जो ए से लेकर सी तक की लेंथ है ना, ए से सी तक की जो लेंथ है ना ये आपके पास 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर है। यानी कि उसने हमें ये वाली जो बेस है इसकी, ये वाली साइड है नीचे वाली, इसकी बेसिकली हमें उसने लेंथ बता दी है। ओके, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज दिस। ये उसने हमें इसका एरिया भी बता दिया कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना है। ओके, अब वो कहता है फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ दिस। कहता है कि हम आप लोग ये काम करें कि इसकी जो लेंथ है ना ए से लेकर बी तक, ये वाली, यानी कि ये वाली आप हमें फाइंड करके दो और इसको आपने फाइंड करना है और इसका जो आंसर आएगा यानी कि इसकी जो लेंथ आएगी उसकी जो शक्ल है ना वो इस तरह की होनी चाहिए। यानी कि जो आंसर है ना हमने इस शक्ल में प्रोवाइड करना है उनको। ओके, अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखिए मैं आपको ना एक ट्राइंगल की ना कुछ चीज़ें होती हैं वो बताता चलूँ। इसकी एक साइड को कहते हैं ये हमारे पास बेस है, ठीक है, और एक साइड ये जो होती है स्ट्रेट, इसको हम कह सकते हैं कि ये इसकी हाइट है। ठीक है, बेस है, हाइट है, या फिर परपेंडिकुलर भी इसको बोलते हैं। और ये जो तिरछी साइड होती है इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं।
अच्छा अब देखिए यहाँ पे ना हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर गिवन वैल्यूज है ना वो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है कि ए सी की लेंथ हमें बताई गई है। ओके, ए से लेकर सी तक की हमें लेंथ बताई गई है जो कि हमने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद हमें एरिया ऑफ ए बी सी भी बताया गया और वो भी हमने इधर लिख लिया। और हमें कहा गया है कि ए बी आप फाइंड करें। ओके, हमें बेसिकली ट्राई एंगल के एरिया का पता है कि उसका फार्मूला क्या होता है। एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, अच्छा यहाँ से बच्चों देखें ना, आपको हाइट इसकी बेस का भी पता है और एरिया की वैल्यू का भी पता है। तो यहाँ पे हमने एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू लिख दी 1/2 वैसे का वैसे, और बेस की जगह पे बेस की वैल्यू लिख दी। और हाइट जो है ये हमने फाइंड करनी है, लेकिन हाइट को नाम हमने क्या दिया हुआ है, ए बी। और ऊपर ये जो लाइन होती है ये शो कर रही है कि ये एक लेंथ है आप लोगों के पास, ठीक है, लाइन की लेंथ है। ओके, अब जो ऐसे करते हैं, हम सबसे पहले ये जो 1/2 है ना इसको उधर भेजते हैं। ये 1/2 जब उधर जाएगा ना तो ये 2/1 हो जाएगा, लेकिन नीचे 1 इसका लिखने की जरूरत नहीं होती। यानी कैसे भी समझ सकते हैं कि ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके ये मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब जो अगले स्टेप में देखें तो हमने ये वाली जो चीज इधर ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ये वाली इधर जाके डिवाइड कर देंगे। ओके, अब जो यहाँ पे ये हमारे पास ए बी की लेंथ आ चुकी है। अच्छा वैसे तो ये यहाँ तक ना हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए था, लेकिन इसमें पता है क्या मसला है। इसमें मसला ये है कि ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ना यहाँ पे ये वाली वैल्यू, ये जो है ना रैशनलाइज नहीं है। ठीक है, इसको हम सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने इसका आंसर क्या निकालना था और क्या निकला है। अब जो रैशनलाइजेशन वाला कैसे करते होते हैं, रैशनलाइजेशन ऐसे करते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है ना इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ऊपर वाले बच्चों ऊपर वालों से मल्टीप्लाई होंगे तो 2, ये 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट ये वाली वैल्यू ये यहाँ पे मैंने लिख दी, और ये वाली यानी कि ये आगे पीछे हम लिख सकते थे। ओके, अब जो नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे फार्मूला क्लोज हो रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर, देन माइनस लगा के फिर बी का स्क्वायर। ओके, अब जो यहाँ पे देखे ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई ना कर लें, भला कैसे, 2 को कुछ नहीं कहते, लेकिन ये जो आपस में दो फैक्टर ये वाले और ये वाला फैक्टर है ना इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों मल्टीप्लाई करने का ये मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे ये जो 3 का स्क्वायर रूट है ना ये सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा इस पूरी वैल्यू के साथ। तो बच्चों करवा देते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये 3 का स्क्वायर रूट ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + 15 स्क्वायर रूट से। इसी तरीके से बच्चों ये जो हमारे पास माइनस का 5 स्क्वायर रूट है अब ये मल्टीप्लाई होगा इस पूरी वैल्यू से। ओके, यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया कि माइनस का 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा इस पूरी वैल्यू से। लेकिन नीचे बच्चों देखें तो भला क्या आंसर आ रहा है, ये 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, बाकी बच जाएगा 3। अच्छा यहाँ पे देखें दरमियान में माइनस है और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, बाकी जस्ट 5 बच जाएगा। तो प्लस का 3 और माइनस का 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2, और वो मैंने नीचे इधर लिख दिया है -2। ओके, अब बच्चों ये वाला 2 और ये वाला 2 तो आपस में हो गए कैंसिल, नीचे बच गया माइनस, और ये माइनस मैंने ऊपर भेज दिया है ये यहाँ पे। अच्छा ये माइनस आप ऊपर भी भेज सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ऊपर आपने एक चीज नोट की होगी, ये मैंने ना इधर ब्राउन कलर में एक ब्रैकेट लगाई हुई है, और ये ब्रैकेट हमें ये शो कर रही है कि ये जो 2 है ना ये इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये अलग अलग इन वैल्यूज को अलग अलग शो कर रही है, यानी कि पहले हमारे पास यहाँ पे एक फैक्टर था, ये वाला हमारे पास एक फैक्टर था, एक फैक्टर ये वाला था, तो ये दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होकर ये एक ही फैक्टर यहाँ पे बन चुके हैं एक। ठीक है, लेकिन जो 2 है ना वो अभी भी साइड पे है, तो ये ब्रैकेट हमें ये बता रही थी। ठीक है, ये लगानी है लाजमी। अब जो ऐसे करते हैं नेक्स्ट, अगर देखें ना ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट, ये माइनस तो नीचे वाला ऊपर भेज दिया, और बाकी जो ये वाली वैल्यूज है ना ये हमने सेम टू सेम इधर लिख दी है, इसमें कुछ भी नहीं किया। बच्चों ऐसे है यहाँ पे हम ये 3 का स्क्वायर रूट जो है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 स्क्वायर रूट सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट। अब यही 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा 15 स्क्वायर रूट से, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो 15 3 * 45 आंसर आएगा। ओके, अब बच्चों ये माइनस का जो 5 स्क्वायर रूट है ना ये मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, तो ये माइनस का 5 स्क्वायर रूट आएगा। अब यही माइनस का 5 स्क्वायर रूट इस 15 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस 15 × 5, बच्चों ये आ गया 75 आता है। ओके, यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं, ये हमारे पास आंसर आएगा 75। ओके, अब बच्चों ऐसे है, इसके बाद नीचे देखें
तो हमारे पास ये है, ये जो माइनस बाहर खड़ा हुआ था ना, इस माइनस को हम अंदर भेज के मल्टीप्लाई करवा देते हैं सभी के साथ। तो ये यहाँ पे आ जाएगा -3 स्क्वायर रूट, फिर ये वाला -3 एंड 5 स्क्वायर रूट। अच्छा, इसको 45 को मैंने ये लिखा है, 45 को मैंने ये वाली वैल्यू बना के लिख दिया। इसकी वजह बता देता हूँ भला कैसे। ये अगर 45 है ना, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट फाइंड, इसका फैक्टराइजेशन करूँ तो आंसर आएगा 3 1 3 15, 3 5 15। ओके, अब 3 5 15 एंड 5 1 5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास, यानी कि ये अंदर तो वैसे 45 बन रहा है, ठीक है। तो ये 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 बच जाएगा और बाकी 5 बच जाएगा, और ये हमारा आंसर होगा। यानी कि 45 का जो स्क्वायर रूट है उसको हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही तो मैंने काम किया, 45 का स्क्वायर रूट को मैंने ऐसे लिख दिया। अब बच्चों ये 5 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे सेम टू सेम, लेकिन ये जो 75 है ना, इसकी यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट। तो ये 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए 5, और जस्ट साथ में आपके पास 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे ये वाला जो माइनस था ना, इसने अंदर मल्टीप्लाई होकर सभी के साइन चेंज किए, इसका साइन चेंज किया, फिर इसका भी और फिर इसका भी। ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखें ना, तो ये हमारे पास एक है माइनस का 3 स्क्वायर रूट, ठीक है, और ये हमारे पास है प्लस का 5 स्क्वायर रूट, प्लस का 5 और साथ में 3 का स्क्वायर रूट, यानी कि एक ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली है। अगर ना आप लोगों को याद हो, यहाँ पे करके देखें, अगर आपके पास एक माइनस का ए हो ना और प्लस का 5 ए हो, तो इसका जो आंसर आएगा ना, ये प्लस का 4 ए आएगा, ठीक है। और यही तो काम यहाँ पे भी है कि ये माइनस का 3 स्क्वायर रूट है और प्लस का 5 और 3 का स्क्वायर रूट, यानी कि इसको हम कंसीडर करेंगे ये ए है। तो हमारे पास बाकी कितना बच जाएगा, 4 और 3 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे यही तो मैंने किया है कि ये वाली पहले वाली वैल्यू और ये लास्ट वाली वैल्यू, इन दोनों में 3 का स्क्वायर रूट आ रहा था, तो इन दोनों को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इनको जब मैंने आपस में ऐड किया तो मेरे पास ये आंसर आया। अब ये दरमियान वाली जो वैल्यूज है, इसमें देखें तो माइनस का 3 है और प्लस का 1 5 स्क्वायर रूट है, तो माइनस के ज़्यादा है, माइनस का 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब बच्चों देखिए, हमारा क्वेश्चन हमें ये कहा गया था कि आप हमें ना ए बी की लेंथ फाइंड करके दें, और ये बच्चों ए बी की लेंथ ही तो है, लेकिन साथ में उन्होंने कहा था कि आपने वो जो ए बी की लेंथ फाइंड करनी है वो भला किस शक्ल में आंसर होना चाहिए, इस शक्ल में। ये क्वेश्चन के अंदर देखें तो ए के, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट है और इसके साथ ये जो नंबर है ना, ये एक इंटीजर ही तो है। इसी तरीके से ये जो 5 का स्क्वायर रूट है, इसके साथ जो इंटीजर है वो माइनस का 2 आ रहा है, ये प्लस का 2 कंसीडर कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये भी हमारे पास एक इंटीजर है। ओके, तो बच्चों ये वाला इसका एक्चुअल आंसर है। अच्छा, इसके बाद बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों इस क्वेश्चन में ना आपने क्या काम करना है कि इसकी स्टेटमेंट को समझना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। क्वेश्चन में कहा गया अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + 18 स्क्वायर रूट। ठीक है, एक हमारे पास रेक्टेंगल है, ये हम यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेते हैं। कहता है कि इसकी एक साइड की जो लेंथ है ना, वो है 2 + 18 स्क्वायर रूट। हमें नहीं पता कि इसकी, ये इसको वैसे कहते हैं कि ये हमारे पास इसकी लेंथ है और ये हमारे पास इसकी विड्थ है। बहरहाल हमें यहाँ पे उसने नहीं कहा कि लेंथ कौन सी है और विड्थ कौन सी है, उसने ये कहा कि एक साइड की लेंथ ये वाली है और दूसरी साइड जो है उसकी लेंथ ये वाली है। तो अब हमें नहीं पता कि इसमें से लेंथ कौन सी है और विड्थ कौन सी है। बहरहाल हमें ये तो पता चल गया कि एक साइड ये होगी और दूसरी ये होगी, और दो ही तो उसमें साइडें होती हैं। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमने बेसिकली एरिया फाइंड करना है। एरिया हमने फाइंड करना है, लेकिन उसका एरिया का जो हमने आंसर निकालना है ना, वो इस शक्ल में आना चाहिए। यानी कि एक आपके पास ए हो, इंटीजर कोई नंबर हो सकता है, बी भी कोई नंबर होगा, लेकिन उसके साथ 2 का स्क्वायर रूट आना चाहिए। तो इस तरह का हमने बहरहाल आंसर निकाल के देना है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड ये हमें गिवन है, और इसी तरीके से लेंथ ऑफ सेकंड साइड वो भी हमें गिवन है। हम बच्चों इसका एरिया निकालना चाहते हैं और एरिया हमने निकालना है इस शक्ल में। ओके बच्चों, ये तो सिंपल सा काम नहीं है, क्योंकि हमें एरिया का तो फार्मूला आता है ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ओके बच्चों, यहाँ पे मैंने लेंथ की लिख दी वैल्यू और यहाँ पे विड्थ की। अब बच्चों यहाँ पे ना वाज़े पता चल रहा है कि ये वाला जो फैक्टर है ना, पहले वाला, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस फैक्टर से। अगर बच्चों ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। बड़ा सिंपल है, भला कैसे? सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो 2 5 10। अब बच्चों यही वाला 2 जो है ना, ये मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू से,
तो ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा ना तो मल्टीप्लाई होता है ऊपर वाली वैल्यू के साथ, नीचे नहीं मल्टीप्लाई किया जाता, ऊपर। तो 2 4 आर 8, लेकिन नीचे वाला 2 का स्क्वायर रूट 7 वैसे का वैसे। ओके, अब बच्चों हमने 2 को तो इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये 18 जो है ना स्क्वायर रूट, ये भी हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 18 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो 5 इंटू 18 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब बच्चों यही 18 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा इस 4/2 स्क्वायर रूट से, तो ये हमारे पास 18 स्क्वायर रूट वैसे का वैसे और साथ में ये 4/2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं करवाए जा सकते। बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू हो ना तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होगी स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू से। अगर स्क्वायर रूट के बगैर कोई वैल्यू हो तो फिर उसके साथ सेम टू सेम बस लिख देते हैं, यानी कि 18 4 ऐसे करके नहीं लिखना कुछ आप लोगों ने, ठीक है। बहरहाल ये हमने लिख दिया। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई ना कर लें, भला कैसे। बच्चों सिंप्लीफाई ऐसे करना है कि ये हमारे पास जो 10 है ना, ये तो एज इट इज यहाँ पे आ गया। 8 जो है ना, 8 को मैं चेंज करके लिखूंगा। 8 को मैं लिख सकता हूँ, इसकी फैक्टराइजेशन करें, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ और इसका ऊपर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 और बाकी 2 का स्क्वायर रूट, यानी कि 8 के स्क्वायर रूट की जगह पे ये वाला आंसर भी लिखा जा सकता है। और यही तो मैंने किया, ये ऊपर वाला जो 8 था, ये ऊपर वाला, इसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू लिख दी है। ओके, अब बच्चों प्लस लगाएंगे, 5 को कुछ नहीं कहा, लेकिन 18 का जो स्क्वायर रूट है इसको मैंने ये कन्वर्ट करके लिख दिया 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसकी भी आप फैक्टराइजेशन करके इसको देख सकते हैं। अब बच्चों ये भी हमारे पास 18 का स्क्वायर रूट है, इसको भी मैंने यही लिख दिया कि इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। बाकी वैल्यूज वैसे की वैसे। बच्चों यहाँ पे देखें ना तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी बच जाता है 10 - 2। तो यही 10 - 2 ही तो मैंने यहाँ पे लिखा है आगे। अच्छा बच्चों यहाँ पे ये 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15, ठीक है। तो 5 3 15 और साथ में 2 का स्क्वायर रूट, यही तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है। आगे बच्चों माइनस वैसे की वैसे, ये वाला 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, बाकी ये 3 4 12, ये हमारे पास इधर आ चुका है। अब बच्चों इसमें से देखें ना तो हमारे पास ये 10 - 2 करूंगा ना, 10 - 2 का आंसर आता है 8, और 8 और माइनस ये 12। अच्छा यहाँ पे ना इस चीज को भी आप लोगों ने समझ लेना, बच्चे अक्सर गलती करते हैं। 8 - 12, 8 - 12 का ये मतलब होता है कि बाकी आपके पास माइनस के 4 बच जाएंगे, क्योंकि देखें ना बच्चों यहाँ पे प्लस के पास 8 है और माइनस के पास 12 है, तो प्लस के 8 भी कैंसिल कर दो, माइनस के 8 भी कैंसिल कर दो, बाकी माइनस के पास 4 मजीद बच जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको सोच सकते हैं। बहरहाल ये हमारे पास एरिया जो है ना ये आ चुका है रेक्टेंगल का, ठीक है। और अगर इसको आप गौर से देखें तो ये बेसिकली वही फॉर्म तो है जो हमें कही थी कि आप ये निकाल के दें, यानी कि ये वाली ये शक्ल नहीं है, ए है फिर प्लस है, यहाँ पे बी है और साथ में 2 का स्क्वायर रूट है। इसी शक्ल में ही तो हमने आंसर निकालना था और हमने निकाल लिया। यहाँ पे देखें ना ये ए और बी जो है ना ये दोनों इंटीजर हैं, ठीक है। लेकिन पिछले क्वेश्चंस में भी हमने ऐसे ही इंटीजर्स ही निकालने थे और हमने इंटीजर्स ही निकाले हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ तक करेंगे या यहाँ तक करेंगे तो वो आंसर आपका रॉन्ग होगा, ये इसको आप इनकम्प्लीट कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने इसका आंसर निकालना है। बच्चों अगर आप लोगों को मेरे मेथड की समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। बच्चों यहाँ पे हमने क्या करना है, बेसिकली हमने 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम जो है वो 68 होना चाहिए और डिफरेंस जो है वो 22 होना चाहिए। अच्छा बच्चों इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास वो जो 2 नंबर है ना वो एक x है और एक है y। अब बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास वो जो दोनों नंबर हैं उनका सम 68 है, यानी कि हमारे पास x प्लस वाई अगर करें इसका जो आंसर है वो 68 है। ओके, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 22 है, यानी कि अगर हम x माइनस वाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 22 आएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना दूंगा और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बनाऊंगा। हमने बेसिकली काम ये करना है कि हमने उस x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अगर हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी तो वही तो वो हमारे 2 नंबर होंगे। ओके, यहाँ पे देखें ना सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2।
हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। बच्चों जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो इसकी जो लेफ्ट साइड है ना वो लेफ्ट साइड में ही ऐड होगी, ठीक है, और राइट साइड में ऐड होगी। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो x प्लस वाई है ये पहली इक्वेशन की लेफ्ट साइड इसमें ऐड होगी दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट साइड, यानी कि x माइनस वाई ऐड होगा। अब इसी तरीके से ये हमारे पास राइट साइड है 68 और इसमें ऐड करेंगे 22। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ पे देखें ना तो ये हमारे पास प्लस का माइनस और ये प्लस का y और माइनस का y आपस में कैंसिल, बाकी हमारे पास बच जाएगा 2x। ओके, और ये इक्वल आ जाएगा 60 प्लस 20 करेंगे तो 80, 80 और 10 90। ओके, अब बच्चों यहाँ से हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, भला कैसे? x इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 2, और जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक x का आंसर आएगा जो कि x इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। अच्छा बच्चों एक नंबर हमारे पास आ चुका है, और दूसरा नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, पुट x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमारे पास y का आंसर भी आ जाएगा। यानी कि कैसे भला? ये x की जगह पे हम लिखेंगे 45। ओके, x की जगह पे बच्चों आ जाएगा 45 प्लस है उसके बाद, और y को हम कुछ नहीं कहेंगे, इक्वल आ जाएगा 68 के। यहाँ पे y को कुछ ना कहें, 68 को कुछ ना कहें, और ये जो प्लस का 45 है इधर आके माइनस का 45 हो जाएगा। ओके, यहाँ से बच्चों हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 23 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों देखियो हमने ना जो दो नंबर फाइंड करने थे ना वो हमने फाइंड कर लिए हैं। एक हमारे पास नंबर 45 है और दूसरा 23 है। ओके बच्चों, इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताना चाहूंगा। पहले बच्चों ये मैं आप लोगों की जो 9th क्लास की न्यू बुक है इस पे आ चुका हूँ। यहाँ पे देखें ना तो ये हमारे पास ना 3 फार्मूलाज दिए हुए हैं। इन फार्मूलाज को आपने माइंड में रखना है, इनको अच्छे से याद कर लेना है। आपके एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं और इसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी पूछी जा सकती है, क्योंकि एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एक ही है। ठीक है, इसकी एक एग्जाम्पल की गई है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये एग्जाम्पल जो है ना अच्छे से करनी चाहिए। और यहाँ पे आप लोगों ने ये वाली वैल्यूज भी अच्छे से याद रख लेनी है कि जो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 इन फॉरेनहाइट है। ठीक है, और इसी तरीके से सेल्सियस के अंदर अगर देखा जाए तो ये 37 होता है, और अगर केल्विन के अंदर देखा जाए तो ये 310 केल्विन होता है। तो ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के हवाले से इसको अच्छे से याद कर लेना है। अच्छा बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को गौर से देखते हैं। ये हमारे पास बेसिकली ना फार्मूला भी इधर इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि जब आपका पेपर आपके सामने आए तो उसमें आप लोगों को ये फार्मूला ना गिवन हो। ठीक है, तो इसलिए आपने ये फार्मूलाज जो हैं अच्छे से याद कर लेने। कहता है द वेदर इन लाहौर वॉज यूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। कहता है कि लाहौर के अंदर जो टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा था, वार्म था, थोड़ा गर्म था 2024 में। तो कहता है कि द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 सेल्सियस डिग्री। कहता है कि टीवी में जो न्यूज़ रिपोर्ट की गई है ना उसके मुताबिक वहाँ का जो टेम्परेचर था वो 48 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, बाय यूजिंग द फार्मूला, कहता है कि इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप ये करें कि इसको आप फॉरेनहाइट में चेंज करके दें। इस टेम्परेचर को बताएं कि ये फॉरेनहाइट में कितना है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस के अंदर, यानी कि इसको 70 डिग्री में दिया हुआ है आपके पास जो कि है 48 डिग्री। ओके, अब बच्चों आपको ना आपने इसको कन्वर्ट करना है बेसिकली फॉरेनहाइट के अंदर, यानी कि इसको हम फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है। सिंपल सा फार्मूला क्या है कि फॉरेनहाइट जो होता है ये बेसिकली इक्वल होता है 9 डिवाइडेड बाय 5 एंड ये डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ना हमारे पास ये फार्मूला है, इसको आप लोगों ने अच्छे से रट लेना है। फॉरेनहाइट में तो हमने फाइंड करना है, इसको हम कुछ नहीं कह सकते। ये इक्वल आ जाएगा 9/5, इसको भी कुछ नहीं कहेंगे। सेल्सियस डिग्री, इसमें यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख देंगे जो कि 48 है, और बच्चों ये प्लस 32। ओके, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे देखें ना तो फॉरेनहाइट इज इक्वल टू बोला किसके आ जाएगा, ये 48 को हम 9 से मल्टीप्लाई ना करवा दें। बच्चों जब 48 9 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आएगा 432, और ये डिवाइड बोला किससे हो रहा था 5 पे, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 32। इसका बटा अपने से 1 भी किया जा सकता है। इन दोनों को हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 5। बच्चों यहाँ पे ऊपर तो बच जाएगा 432, और ये 532 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 2 10 और 5 3 15 तो 150।
अच्छा बच्चों, ऐसे है, इन दोनों को हम ना ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। अगर हम ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड करें तो हमारे पास f इज इक्वल टू आ जाएगा 592 के इक्वल डिवाइडेड बाय 5। और अगर हम इन दोनों को डिवाइड करके आंसर पॉइंट में नहीं लेना चाहें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 118.4 डिग्री। ओके बच्चों, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। यहाँ पे कहा गया द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये आपके टेस्ट जो होते हैं, जॉब एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी अक्सर पूछे जाते हैं। अच्छा, कहा गया द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। कहते हैं कि सन की और फादर की एज का, दोनों का जो सम है ना, वो 72 के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे पहले तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और उसमें लिखेंगे कि लेट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स या वाई, कुछ भी कह सकते हैं इसको। वैसे एफ भी बोला जा सकता है, मैं इसको एफ बोलूंगा, ठीक है। एंड एज ऑफ सन इज इक्वल टू एस। यहाँ पे आप देखें ना, हम इसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेके अब चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला क्या है, वो कहता है कि इन दोनों का जो सम था ना, वो 72 के इक्वल है। यानी कि हमने क्या काम किया है, एस और एफ दोनों को ऐड किया, तो इसका जो सम आया ना, वो बेसिकली 72 ईयर्स है। दोनों की एज को सम किया और आंसर 72 है। 6 ईयर अगो, यानी कि बच्चों यहाँ पे ना 6 ईयर्स अगो की बात हो रही है ना, तो इसका क्या मतलब बनता है। अगर अभी सन की एज एस है तो 6 ईयर्स अगो उसकी एज भला क्या थी, S-6 थी। यानी कि आज से 6 साल पहले। अभी उसकी एज है S, तो आज से 6 साल पहले की बात करेंगे तो उसकी एज क्या होगी, S-6 होगी। इसी तरीके से फादर की आज अगर एज F है तो 6 साल पहले उसकी एज F-6 थी। ओके, अब वो कहता है कि 6 ईयर्स अगो द फादर एज वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। कि फादर की एज इक्वल थी 6 साल पहले, ये मैंने लिख दिया 6 साल पहले फादर की एज, ठीक है। 6 ईयर्स अगो फादर्स एज, ये फादर की एज है 6 साल पहले, वो 2 टाइम्स थी किसकी एज का, सन की एज का। और 6 साल पहले सन की एज क्या थी, वो थी S-6। ये मैंने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे दोनों चीजें लिख दी। बच्चों दोबारा से यहाँ से इसको समझ लें, दोनों सन और फादर की एज का जो सम था ना, वो 72 के इक्वल था। लेकिन 6 साल पहले उन दोनों की एज जो थी, उसका आपस में जो रिलेशन था ना, वो ये था। यानी कि फादर की एज जो थी वो सन की एज का डबल थी। अगर सन की एज को 2 से मल्टीप्लाई करते तो तभी जाके फादर की एज आती थी 6 साल पहले। ओके, अब जो ऐसे हमें कहा गया व्हाट इज द एज ऑफ सन। हमने सन की एज बतानी है जो कि 6 साल पहले थी, आज की नहीं बतानी। 6 साल पहले हमने बतानी है कि उसकी एज कितनी थी। बहरहाल हमने बेसिकली ना सन की एज बतानी है, तो यहां से हम एक काम करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। और ये जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है ना, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे। और वो f की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके s की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ पे देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगी। ये हमारे पास f-6 वैसे का वैसे, 2 अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो 2s माइनस 2 6 12। ओके बच्चों, ऐसे करें आप ना f को कुछ ना कहें, माइनस का 6 दूसरी साइड पे भेज दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2s माइनस का 12, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ से f बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा, f इज इक्वल टू 2s एंड -6। ये माइनस का अगर 12 हो ना, माइनस का 12 हो और प्लस का 6 हो तो माइनस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है, माइनस के 6 से ज्यादा है। अच्छा बच्चों, यहाँ से ना f का अगर मैं आंसर निकालूं तो f का आंसर मेरे पास आ जाएगा ये, बल्कि f का आंसर तो आ चुका है। वाओ, दैट्स नाइस। अच्छा बच्चों, ये ना हमारे पास f का आंसर आ चुका है। ये वाला जो f का आंसर है ना, ये वाली जो f की वैल्यू है, ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ओके, यहाँ पे लिखें, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट f इज इक्वल टू 2s -6 इन इक्वेशन 1। ओके, हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर बच्चों इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो यहाँ पे s की जगह पे s ही लिखेंगे, फिर प्लस, देखें ना इक्वेशन नंबर 1 में f की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है बोला, 2s -6 इज इक्वल टू 72।
अब बच्चों यहाँ पे s और प्लस का 2s, तो प्लस के ये हमारे पास टोटल हो जाएंगे 3s, और ये जो माइनस का 6 है ना, ये दूसरी साइड पे भेज देंगे, इधर आके ये प्लस का 6 हो जाएगा। ओके बच्चों यहाँ पे ना ये देखें ना, 72 और प्लस 6 करेंगे तो 78, और ये जो 3 इधर s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके डिवाइड कर दें, यहाँ से s का एक आंसर आ जाएगा, यहाँ से s का आंसर आ जाएगा हमारे पास 26। ओके अब बच्चों ये तो हमारे पास ना s का आंसर आ चुका है, यानी कि ये सन की वो वाली एज है जो मौजूदा उसकी एज है, यानी कि आज वो जो बेटा है ना, उसकी जो एज है वो 26 ईयर्स है। लेकिन हमने ना आज की एज नहीं निकालनी, हमने ये एज फाइंड करनी है कि यहाँ पे उसकी 6 ईयर्स अगो उसकी एज कितनी थी। ठीक है, कि उस बच्चे की, उस बेटे की जो एज है ना, वो आज से 6 साल पहले क्या थी। तो आज अगर उसकी 26 है, तो उसकी 6 साल पहले एज क्या थी, s-6, यानी कि 26 - 6 कर देंगे, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 20। तो वो जो सन है ना, उसकी एज आज से 6 ईयर्स अगो बेसिकली 20 ईयर्स होगी। इसके साथ ईयर्स भी लगा लेना है लाजमी। बच्चों ये आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड फार्मूलाज हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहला आपके पास फार्मूला है प्रॉफिट के रिलेटेड, कि अगर आपने प्रॉफिट निकालना हो तो आप क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देते होते हैं। अच्छा यहाँ पे ना ये हम सेलिंग प्राइस को आमतौर पर SP से डिनोट करेंगे, और कॉस्ट प्राइस को CP से, और प्रॉफिट को P से। अच्छा ये भी याद रखना है कि ये जो प्रॉफिट निकलेगा ना, यहाँ से इस फार्मूला से जो प्रॉफिट निकलेगा वो RS में होगा, यानी कि रुपीज में हो सकता है, डॉलर्स में हो सकता है, किसी भी सूरत में हो सकता है, लेकिन परसेंटेज में तो नहीं है ना ये। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट का फार्मूला ये लिखा हुआ है, ये परसेंटेज में आएगा, यानी कि अगर ये वाला आप फार्मूला लगा के प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास परसेंटेज में आ रहा होगा। अच्छा इसके अलावा ना हमारे पास लॉस का भी फार्मूला होता है, कि लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। उस वक्त आपकी जो कीमत खरीद होती है ना, वो ज्यादा होती है, और जितने पैसों में आप कोई चीज सेल कर रहे होते हैं, वो कम पैसों में सेल कर रहे होते हैं, इस वजह से आप लोगों को लॉस हो रहा होता है। तो यहाँ पे इसको हम कॉस्ट प्राइस को CP से डिनोट करेंगे, और सेलिंग प्राइस को हम SP से, और लॉस को लॉस ही लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे देखें तो इसी तरीके से ना लॉस का जो परसेंटेज में फार्मूला है ना, वो ये वाला है, तो आप लोगों ने ये इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना। बहरहाल अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, मीरा सेल्स आर टॉय फॉर RS 1520। अच्छा ये इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे एक मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे ये जो सेल्स है ना, इसकी जगह पे होना है बॉट। अच्छा यानी कि ना मीरा जो है ना, वो एक खिलौना बाय कर रही है, खरीद रही है 1520 रुपए में। वट विल द सेलिंग प्राइस, अब ये बताएं कि वो उसको सेल कितने पैसों में करे टू गेट अ 15% प्रॉफिट, कि उसको 15% प्रॉफिट हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1520 रुपए है ना, इसका हमने 15% निकालना है, कि 15% कितना बनता है। अगर इसका हम 15% निकाल लें और वो इसमें ऐड कर दें, तो उतने ही तो पैसों के हमने वो सेल करना है। अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आएगी, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको समझ आएगी अच्छे से। ओके तो बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है मीरा सेल्स अ टॉय फॉर 1520। अच्छा ये बेसिकली सेल नहीं है, यहाँ पे उसकी जो उसने ना बॉट बाय किया है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे बॉट। बच्चों यहाँ पे देखें ना, मीरा बॉट अ टॉय फॉर 1520 रुपीज, कि जो मीरा है ना, उसने एक टॉय खरीदा है, यानी कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो यहाँ पे हमने लिखी हुई है। ये कॉस्ट प्राइस है इज इक्वल टू 1520 रुपीज। ठीक है, व्हाट विल द सेलिंग प्राइस बी टू गेट अ 15% प्रॉफिट। कहता है कि ये बताएं कि उसकी कितनी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए कि उसका जो प्रॉफिट है ना, वो 15% बने। यानी कि हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है जो कि 15% होगा, लेकिन हमने उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो कि उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा हो। अच्छा बच्चों यहाँ पे ना हमारे पास जो सबसे पहला फार्मूला था ना, ये वाला यहाँ पे अप्लाई हम करेंगे, ये वाला फार्मूला। लेकिन यहाँ पे देखें ना, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है ना P, ये परसेंटेज में नहीं है, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू एडजस्ट होगी, परसेंटेज में नहीं होगा। ठीक है, तो इस फार्मूला में अंदर अगर हम प्रॉफिट लिखना चाहें, तो प्रॉफिट अगर परसेंटेज में हो, तो सबसे पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे, उसकी जो परसेंटेज है वो खत्म करवाएंगे। ओके अच्छा बच्चों ऐसे है, ये हमने इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारे पास प्रॉफिट P था ना, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास था 15%, हम देखते हैं कि इसका 15% कितना बनता है। यानी कि ये 15 और जो परसेंट होता है ना, उसको खत्म करने के लिए नीचे 100। बच्चों हमने यहाँ पे ना वो वाली वैल्यू भी मल्टीप्लाई करवानी है
जिसका हम वो परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। यानी कि हम यहाँ पे असल में फाइंड ये करना चाहते हैं कि 1520 रुपए का जो 15% होगा ना वो कितना बनता है। अभी देखें जैसे जैसे क्वेश्चन कंप्लीट होगा ना वैसे वैसे आप लोगों को इसकी जो है ना बाकायदा समझ आएगी। यहाँ पे इसको ना हम कैंसिल करके इसकी ना आंसर निकाल लेते हैं। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। ओके बच्चों, ये 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15। ओके अब इसको मजीद भी तो कैंसिल किया जा सकता है। भला कैसे? 2 1s are 2, 2 7s are 14, 1 12, 2 6s are 12। अब ये 76 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 228। अच्छा बच्चों, ये ना हमारे पास आ चुका है इसका प्रॉफिट। यानी कि ये वाला वो प्रॉफिट है कि जो चीज़ हमने 1520 रुपए की ली थी, अगर उसी चीज़ को हम 15% प्रॉफिट पे सेल करेंगे ना तो हमें जो प्रॉफिट आएगा ना वो 228 रुपए आएंगे। लेकिन हमने असल में ये प्रॉफिट फाइंड नहीं करना था। हमने असल में फाइंड करना था कि उसको हमने फिर से उसको सेल कितने का किया है, उसको हमने कितने का बेचा है कि जिसकी वजह से हमें ये इतना प्रॉफिट हुआ है 228 रुपए का। अच्छा यहाँ पे वैसे ये एक आसान सी बात है कि 1520 में अगर आप ये वाला 228 जमा कर दें तो जाहिर सी बात है 1520 आपका वो आ गए पैसे जो आपने उसमें इन्वेस्ट किए हुए थे, और 228 ऊपर वाला आपका प्रॉफिट है। तो इसका मतलब है कि ये टोटल मिला के आपने इतने पैसों की सेल करनी है। बहरहाल इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर लेके चलें तो यहाँ पे फार्मूला ये था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस जो है ना ये फाइंड करना चाहते हैं, तो ये माइनस का जो कॉस्ट प्राइस है इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि P प्लस सी पी इज इक्वल टू एस पी। ओके यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो प्रॉफिट है ना ये आ चुका था 228। ये वाला वो प्रॉफिट है जो हमने इस वैल्यू के ऊपर कमाना था। इसका जो 15% बनता है ना ये वाला वो हमने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे सीपी कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास थी 1520 विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब बच्चों इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1748 रुपीज़। इसके साथ हम RS लिख लेते हैं। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास वो सेलिंग प्राइस है कि अगर हम इतने पैसों का सेल करें तो हमें 15% प्रॉफिट होगा। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसको आप लोगों ने ध्यान से समझना है, थोड़ा बड़े माइंड से आप लोगों ने इसको सोचना है। अच्छा इसके बाद ना ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज RS 9,60,000। कहता है कि तैयब है कोई बंदा, उसकी जो एनुअल इनकम है ना, सालाना जो उसकी इनकम है, सालाना जो वो पैसे कमाता है ना वो इतने पैसे कमाता है। कहता है वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज दिस। कहता है कि उसमें से ना ये वाली वो उसकी अमाउंट है जो उसको ना काबिल माफ़ी है उसके लिए, यानी कि इसके ऊपर उसने कोई ट्रस्ट नहीं देना या कोई किसी का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ दिस। कहता है कि आप हमें ये बताएं कि उसको ना फिर कितना टैक्स जो है ना वो पे करना पड़ेगा। अब देखिए 9,60,000 उसके वो वाली कीमत है, उसकी वो अमाउंट है जो वो साल में कमाता है। लेकिन उसमें से 1,30,000 तो ऐसा है कि जिसके ऊपर उसने कोई टैक्स नहीं देना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि उसकी जो एनुअल इनकम है ना वो कितनी है। बच्चों उसकी जो एनुअल इनकम है ना वो है 9,60,000। ओके बच्चों, यहाँ पे देखें उसके पास ना कुछ अमाउंट जो है ना वो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, यानी कि ये वाली वो अमाउंट है जिसके ऊपर उसने टैक्स पे नहीं करना। ओके एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज इक्वल टू 1,30,000। अच्छा बच्चों, ये वाली वो उसकी अमाउंट है जिसके ऊपर इसने कोई टैक्स नहीं देना। अच्छा तो ऐसे करते हैं, हम यहाँ से ना सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसने कितनी अमाउंट पे टैक्स देना है। रिमेनिंग अमाउंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। रिमेनिंग अमाउंट जो होगी उसकी वो भला कैसे निकलेगी? 9,60,000, इसमें से हम माइनस कर लेंगे 1,30,000। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 8,30,000। अच्छा बच्चों, ये वाली वो उसकी अमाउंट है जिसके ऊपर उसने टैक्स पे करना है। लेकिन टैक्स उसका है क्या, उसका टैक्स का रेट क्या है? यहाँ पे ये भी लिख देते हैं कि टैक्स रेट जो है ना उसका टैक्स रेट इज इक्वल टू है 0.75%, यानी कि उसने इतने परसेंट टैक्स देना है इसमें से। ओके अब बच्चों ये तो बड़ा आसान सा काम नहीं हो गया।
हम यहाँ पे ना ये तो टैक्स रेट था कि इस रेट के हिसाब से उन्होंने टैक्स पे करना है, लेकिन हम यहाँ पे टैक्स की अमाउंट हमने फाइंड करनी है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, हमने ये फाइंड करना है कि कितना वो टैक्स देगा। अच्छा बच्चों, अगर हमने ना टैक्स अमाउंट निकालनी है ना, तो इसका ना यहाँ पे देखें ना, आसान सी बात है कि हमने बोला कि कौन सी ऐसी अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स पे करना है, वो है 8,30,000 रुपीज। इसके ऊपर हमने टैक्स देना है और किस हिसाब से देना है, 0.75% पे। यानी कि इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो वाली वैल्यू आ जाएगी जो हमने पे करनी है उनको। ठीक है, अगर आपके पास ये कहा जाए ना कि 100 का आप 10% निकाल के दें कितना बनता है, तो 100 का जो 10% होगा ना, ये हो जाएगा 10% का मतलब होता है ऐसे करके आप मल्टीप्लाई करें, तो ये 100 मल्टीप्लाई बाय 10 और इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे क्योंकि ये परसेंटेज का साइन हमने खत्म किया है, तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ से अंदाजा आप लगा लें कि अगर मैं ये कहूँ कि 100 का 10% कितना बनता है, 10% का वैसे मतलब ही यही होता है कि 100 में से 10, तो अगर 100 का 10% निकाला जाए तो वो 10 रुपीज तो बनेंगे। तो इसी तरीके से यानी कि हमने जिस वैल्यू का जितने परसेंट निकालना होता है ना, उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं परसेंटेज को। अच्छा बहरहाल यहाँ पे हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8,30,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 75। ये परसेंटेज को खत्म करने के लिए 100 लगा देना है और एक 100 में नीचे लगा रहा हूँ इसका पॉइंट खत्म करने के लिए। बच्चों ये 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल और फिर ये वाले 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल। ओके, बाकी बच्चों हमारे पास इधर 83 मल्टीप्लाई बाय 75 आ जाएगा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6225 RS। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहा गया फाइंड द कंपाउंड मार्कअप, हमने मार्कअप फाइंड करना है और किस अमाउंट का मार्कअप फाइंड करना है, इसका 3,75,000 का फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए, एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली, कि हमने इसका जो मार्कअप रेट होगा ना वो है 14%। यानी कि हमने ना इस बार भी इस वैल्यू का 14% निकाल के देना है कि इसका 14% कितना बनता है, वो जितना उसका 14% बनेगा ना वही तो मार्कअप है जो हमने पे करना है। ओके, अच्छा ये ना एक साल का है, ये ना मुख्तलिफ होता है कि अगर एक साल का पूछा गया तो अब निकालना आसान है, अगर 2 ईयर का, 4 ईयर का, 3 ईयर का, 6 ईयर का, इस तरीके से कोई नंबर और होता है यहाँ पे, तो फिर हम उसको उससे मल्टीप्लाई भी करते। बहरहाल यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ये प्रिंसिपल अमाउंट होती है जिसके ऊपर आप लोगों को मार्कअप लगता है। ठीक है, बहरहाल ये जो हमारे पास इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो है 3,75,000। अच्छा बच्चों इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये मार्कअप रेट है हमारे पास। ठीक है, मार्कअप रेट जो होता है ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है जी 14%, कि इसके ऊपर हमने जो मार्कअप पे करना है उसका जो रेट है ना वो 14% है। और इसका टाइम भी वैसे गिवन है, लिख लें तो भी कोई मसला नहीं है, ना लिखें तो भी इस क्वेश्चन में कोई मसला नहीं है। अगर यहाँ पे टाइम की जगह पे 2, 3, 4 कोई भी और नंबर होता तो फिर हमें टाइम की जरूरत इसकी पड़ती टाइम की। ओके, अब बच्चों अगर इसका हमने मार्कअप फाइंड करना है ना, तो मार्कअप का फार्मूला यहाँ पे हमारे पास बोला क्या बनेगा, मार्कअप इज इक्वल टू हमारे पास जो अमाउंट है इसका मार्कअप, यानी कि ये वाली अमाउंट जिसका हम मार्कअप फाइंड करना चाह रहे हैं, और इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे जितने परसेंट मार्कअप है, वो 14% है। ठीक है, अब बच्चों ऐसे है इसका हमारे पास ये तो सेम टू सेम एक बार लिख देते हैं, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 14 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज की वजह से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इन दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आएगा 52,500 रुपीज़। अच्छा बच्चों ये वाली वो अमाउंट है जो हमने उनको मार्कअप के लिए मार्कअप के तौर पे करनी है। बच्चों अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।